तो ये वाली तो हमने बैलेंस करना सीख लिया था, तो इसको तो बैलेंस करना सीख। अब हम देखते हैं दूसरी वाली बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। तो पहले इसको खाली पे ही निकाल लेते हैं। अब देखो क्या है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, और इधर लिख देंगे हम लोग सनलाइट, सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और इधर लिखेंगे हम लोग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 प्लस H2O, ये हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें इधर देखो, इधर क्या है ये कार्बन, कार्बन, तो इधर कितना कार्बन 6 है, इधर 6 है ना, तो इधर भी 6 है, मतलब पहली फुर्सत में हमको इसको निपटा लेना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6, ठीक है, ये हो गया 6 कार्बन। अब इसके बाद देख लो हाइड्रोजन क्या है 12, इधर भी 12 होंगे, इधर तो 2 है, इधर 2 ही है, तो इसमें कर लेते हैं। अब यहाँ 6 करना चाहिए, लेकिन इधर सिर्फ 12 है, इधर और भी ज़्यादा है 12, तो 14 है, तो 12 करने से भी कुछ नहीं, 6 करने से कुछ होगा नहीं, तो इधर हम 12 ही कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 24, 12 दूनी 24, 24 हो, तो इधर भी 24 होने चाहिए, 12 तो ये है और इधर कितने 2 हैं, तो इसमें हम कितने का इंटू करेंगे, ये कितने हो जाए 12, 12 करें तो यहाँ भी 12 हो जाए, तो 6 कर दो, यहाँ कर देते हैं हम 6 कर देते हैं, 6 दूनी 12, इधर भी 12 हो गए, 12 दूनी 24 हो गए, इधर भी तो 12 ये हो, 12 ये हो गया ना 24, मतलब हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर है और 12 इधर, 12 ऑक्सीजन ये रहे, मतलब ऑक्सीजन हो गया टोटल 24, 24 इधर भी ऑक्सीजन 24 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6 ये है और 6 ऑक्सीजन ये रहा। अब बस इसको अकेला बढ़ाना है हमको, तो 6 इसको कर दो, दूनी 12, मतलब 6 ये 12 ये हो गए और 12 ये हो गए, 24 हो गए ना ऑक्सीजन इधर, हो गई संतुलन, हो गई ना। अब तो इधर देखो 6 कार्बन, इसकी करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को देखो, यहाँ टोटल ऑक्सीजन 12 प्लस 12, इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6 प्लस 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और प्लस 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 24, इधर भी 24। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, इधर 12 हाइड्रोजन ये है और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये, 12 दूनी 24 हो गया ना संतुलित, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, हमको ऐसे बैलेंस करना होता है। तो अब तो अपन सब सीख गए बैलेंस करना, ठीक है। तो किताब में अनबैलेंस वाली इक्वेशन मतलब पिछले साल जो पेपर में आई थी उसको बैलेंस करके देखना, नहीं हो तो मेरे पास लाना, फिर अपन उसका इलाज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, आपने संतुलन को करना सीखे, लेकिन इसका महत्व क्या है, मैं ये कहते एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका नियम ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें जो तक जब कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें क्या रहता है मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे मास नहीं होता, हमेशा क्या हो भले न्यू प्रोडक्ट बन जाए लेकिन ये मास कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब द्रव्यमान कभी खत्म नहीं होगा और ये ना ही द्रव्यमान बनेगा, ना तो उसको द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा, नई चीज बनेगी। जैसे हमारे पास 7 कलर होते हैं, हम उनको मिला के कलर बनाते हैं, 7 से ज़्यादा कलर नहीं होते, मूल कलर 7 ही होते हैं, तो हम उनको मिला के कलर कभी खत्म होता है क्या? अगर आपने कलर एक रेड और ब्लू को मिला दिया तो नया कलर बन गया, लेकिन रेड कलर तो रहेगा ना और ब्लू भी रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। जब हम उनको अलग करेंगे वापस अलग हो जाएंगे, हो सकते हैं ना अगर दूध हम कम केमिकल चेंज हो, तो ऐसा ही रहता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका क्या होता है विनाश होता है, मतलब ना वो कम होता है ना ही ज्यादा होता है।
तो इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये लॉ है। आप सब उसमें क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसे एग्जांपल के लिए आप पानी का ले लो, जो पानी होता है हम क्या करते हैं, जब ठंडे आ जाते हैं तो पानी जम जाता है, बर्फ में बदल गया, ठंडों में जम जाएगा ना पानी। और जैसे ही गर्मी आएगी तो पिघल जाता, और गर्मी पड़ेगी तो भाप में बन जाएगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर से ठंडा होगा वापस नीचे आ जाएगा, फिर वापस जम जाएगा। तो वो खत्म नहीं होता। हम लोग पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म नहीं हो, सिर्फ पॉल्यूट हो जाएगा, वो किसी और में चेंज हो जाएगा, उसमें पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमारे काम का नहीं बचेगा। अगर पोल्यूशन हो गया तो हमारे काम रहेगा, पानी खत्म नहीं होगा, पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो हमारे काम का नहीं रहेगा। पानी में पोल्यूशन हो गया, मतलब वाटर अगर पोल्यूट हो गया तो हमारे यूज का नहीं रहेगा, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या रहता है, प्रोसेस चलती रहती है, पानी की प्रोसेस चलती रहेगी, खत्म नहीं होगा। ऐसा ही इसमें है, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें अब देखते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं तो वही हम देख लेते हैं। वैसे सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये अब इधर आ जाओ, अपन देखो मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले क्या हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया, क्या नाम से पता चल जाए, कॉम्बिनेशन, दो चीजें मिल रही है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीजें मिलती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substance, 2 or more substance, हमेशा 2 से ज्यादा रहेंगे, 2 हो सकते हैं या more हो सकते हैं, एक अकेला नहीं होगा। 2 or more substance, एलिमेंट और कंपाउंड, क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनता है। एलिमेंट क्या रहता है, नेचर में एडजस्ट नहीं करता, एलिमेंट एडजस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन कंपाउंड एडजस्ट करता है। इसलिए एलिमेंट बहुत कम होते हैं, सामान्यतः एलिमेंट नहीं होते। एलिमेंट को तो एडजस्ट बहुत कम करते हैं। तो गोल्ड हो गया, गोल्ड भी मतलब कंपाउंड में मिलता है, लेकिन वो एलिमेंट में भी रहता है, वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, वो हमको एलिमेंट में मिल जाएगा। तो ये तो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एलिमेंट अकेला नहीं, जैसे हम लोग H देखेंगे, H रहेगा, H अकेला कभी नहीं रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, और O अकेला नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा। तो ये हो गया क्या हो, ये होगा कंपाउंड, और ये होता है एलिमेंट अकेला। ये अकेला ये एलिमेंट हो गया और 2 लगा दिया तो कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये होते हैं कंपाउंड। तो हमारे जो अब लिखेंगे क्या, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substance, एलिमेंट और कंपाउंड combine to form, combine हो जाएंगे, combine to form a single product is called combination। ये क्या होगा, 2 more substance combined होंगे और क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दो लोग मिलेंगे एक बन जाएंगे, ये होगा, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड combine to form सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, हो जाएगी ना परिभाषा यार। सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मिलते कितने हैं, 2 और मोर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल, ठीक है। अब ये देखो ये वाली रिएक्शन, ये वाली इसकी नहीं है, ये वाला दूसरे की है, इसको अपन ये उसकी है, ठीक है, ये अपने याद होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे अपने, ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ कोयले का दहन। हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास कोयला है, सी हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन होती है ना वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जलती है। जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे आग जरूर लगेगी, ये जहाँ ऑक्सीजन जाएगी वहाँ पे आग लगा के आएगी। ये इसका काम कर क्या है, आग लगाना। तो ये क्या करती है, कोयले के पास आएगी और इससे बोलेगी जल देते हैं, तो ये क्या कोयला जलने लगेगा, लेकिन इसको हमको हीट देनी पड़ती है थोड़ी, ठीक है। तो इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगी, CO2 बन गई। 2 है ना, 2 एलिमेंट्स क्या हो गए मिलेंगे, 2 कंपाउंड है, ये क्या बनेंगे, सिंगल कंपाउंड, ठीक है ना, हो गए रिएक्शन। तो इसमें होगी कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, ये हो गया ना C+O2 लिखा तो CO2, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, एक एग्जांपल हो जाएगा अपना
अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनेगा, जल का निर्माण। देखो ये क्या बनेगा, H2 हो गया प्लस O2 दोनों मिलेंगे क्या बन जाएंगे, H2O। अब कर दो इसको बैलेंस कर दो ना, जहाँ H2 है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, हो गया, नहीं हुआ, क्यों हुआ, 2 अगर लगा दिया क्यों हुआ ये, सर ये 4 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसको क्या 4 हो जाएंगे, इसको भी 4 करना पड़ेगा, अब हुआ बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस करते हैं, सभी रिएक्शन बैलेंस में होती है। ठीक है, अब ये हम समझ गए, तो 2 एग्जांपल हमें याद हो गए, कंबेंशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसके 2 एग्जांपल आप लिख देना। ये होता है ये क्विकलाइन होता है CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है चूना। अगर इसमें हम लोग पानी मिला देंगे तो ये CaOH बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन आ गया ना इसमें। ठीक है, 2 एग्जांपल हो गए हमारे। अब आ जाओ इधर आगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक, इसमें ही आती है ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आई। पहला तो हम हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक होती है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों साथ में आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा साथ में आएंगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक और ये और एक्सोथर्मिक लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक साथ आती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब तो थर्मिक मतलब क्या हो गई, हीट से थर्मिक बोलते हैं। ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है निकलना, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है निकलना, कहीं से भी हीट निकलती है, और थर्मिक मतलब हो गया अपना हीट को थर्मिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा इसमें क्या निकलेगी, क्षेपी याद रखना है आपको, क्या एक्सोथर्मिक याद रखना है, एक्सो याद रखना है, एक्सो मतलब निकलेगी, थर्मिक तो रहेगा ही रहेगा, इसमें निकलती है एक्सो। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना, एग्जिट लिखा रहता है ना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, इसमें एक्सो लिखा है, एग्जिट से ही बना है एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, हम उसमें जो अभिक्रिया कहते हैं, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ऐसा एग्जांपल के लिए हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 में अगर हम लोग क्या करते हैं, H2O मिलाते हैं तो इसमें क्या होती है, ये हीट निकालता है। अब आपने ये वाली रिएक्शन तो करके रोज ही करते हो, नहीं करते? अरे आप जो टॉयलेट में पीले कलर की बोतल देखी है, रखी रहती है, एसिड, वो एसिड यही होता है, और हम उस एसिड को क्या करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, जैसे डालते हैं उसमें क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो क्या होता है, हम लोग उसको किस पर डालना है, पानी के ऊपर डालते हैं, सूखे में डालेंगे तो उससे वो निकले, गर्म नहीं करेगी, उससे रिएक्शन करेगी, लेकिन जिसमें पानी नहीं होता ना उससे रिएक्शन नहीं करेगी। मतलब अगर सूखे में प्लास्टिक से रिएक्शन नहीं करती है, प्लास्टिक तो करती है कि नहीं करेगी, लकड़ी में ही पानी होता है उससे करेगी, पत्थर पे भी बहुत कम करती है, पत्थर गीला होगा तो नहीं करेगी, बहुत कम करती है, मतलब और कम। ये क्या होता है, अगर ये आप लोगे, आपके पास बोतल है, आपने अगर उसको गिलास में भर दिया, ये वाला एक्सपेरिमेंट अपन करेंगे, गिलास में उसको भर के अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। मतलब ये किसका होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें, क्योंकि वो पानी से रिएक्शन करके क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, एक्जेक्ट करती है, हीट को निकालती है, ऊष्मा का क्या करती है, ऊष्मा को निकालती है, मतलब एक्जेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो, the reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हीट भी निकलेगी। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके, एक तो वो वाला एग्जांपल बता दिया मैंने। अब ये प्राकृतिक गैस, कंबेंशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, CNG। आपने बहुत सारी कार देखी होंगी, उनमें क्या रहती है, CNG गैस भरी रहती है, सिलेंडर रहता है,
सीएनजी कार आती है ना, सीएनजी वाली पंच कार आती है, वो सीएनजी वाली होती है, टाटा की पंच। अब जो प्राकृतिक गैस का दहन, हम कोई भी गैस का अगर दहन करेंगे, कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस, तो सीएनजी उसमें से जो हीट तो निकलेगी। हम खाना बनाते हैं, गैस को हम जलाते हैं तो उसमें क्या निकलती है, हीट तो निकलती है, ठीक है। तो वो रहेगी, है तो वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना, गैस को हम जलाएंगे तो हीट तो निकलेगी। अब हम कागज जला रहे हैं, कागज में से हीट निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का समझिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस, और एक और देखो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कैसे हो गई, रेस्पिरेशन जब होता है तो हम गर्म होते नहीं होते। अगर आप ज्यादा तेज सांस लेना, आप गर्म होगे कि नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल हम ज्यादा हमको महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास होता है C6H12 और O6, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। आप आम के पेड़ पर चढ़े और आपने आम तोड़ लिया और आपने उसको खा लिया, आम में क्या था, ग्लूकोज था। अब आप बोलोगे ये आम जब पच जाएगा ना तब मुझे एनर्जी मिलेगी, ये बोलेंगे ना, जब मैं पच जाएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी पचेगा कैसे, इसको क्या क्या चाहिए, ग्लूकोज क्या चाहिए, H2O चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या क्या बनेगा, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CO2 बनेगी, ठीक है, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, और हीट बनती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी एक अणु में बनती है 33 ATP के आसपास एनर्जी बनती है। एनर्जी को ATP में नापते हैं, 32 ATP। तो जब एक अणु टूटेगा ना तो हमको एनर्जी मिलेगी। हम इसको क्यों खा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए नहीं, पानी तो हम वैसे ही पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे बनती है, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमें जरूरत है एनर्जी की। हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम हमारे काम की तो एनर्जी है ना, हमारे काम, कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधों के काम की है, लेकिन प्राथमिकता हम किसको देंगे, हमारी एनर्जी को। तो हम एनर्जी के लिए तो रेस्पिरेशन करते हैं, और अगर आप ज़्यादा रेस्पिरेशन करोगे तो आप जल्दी गर्म हो जाओगे, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। जब भी हम तेज दौड़ते हैं तो हम गर्म होते नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, क्या होता है, श्वसन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसमें से क्या निकलती है, हीट ज़्यादा निकलती है। अगर किसी को, हम तो क्वेश्चन ये पूछे, अगर किसी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए तो शुरू में तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हम गर्म हो जाएंगे, हमारे शरीर को हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये रिएक्शन ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो जल्दी जल्दी टूटेंगे, ठीक है, और हमको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या कर दिया, कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ ली और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमेशा कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन साथ में आएंगे, मतलब वो वियोजन, अभिक्रिया और ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। अब देखो, संयोजन, अभिक्रिया और वियोजन साथ में आती हैं, कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन साथ में आती हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें क्या होता है, वियोजन, या इसको अपघट्ट भी बोलते हैं, अपघट्ट भी वो हिंदी में आता है, लेकिन इंग्लिश में डीकम्पोजिशन ही आता है हमेशा। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, इसमें क्या रहेगा, सिंगल, उसमें क्या था, टू और टू मोर, टू या उससे मोर, ठीक है, लेकिन इसमें है सिंगल रिएक्टेंट, इसमें क्या, एकल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट, ब्रेक डाउन, टूटेगा, ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ये उल्टा होगा उसमें, जस्ट उसमें टू और मोर इधर था, इसमें टू और मोर उधर रहेगा, ठीक है। मतलब क्या बनेगा, टू और मोर बनेगा, और उसमें क्या बनना था, टू और मोर थे, सिंगल बनना था, इसमें हमारे पास सिंगल और टू और मोर बनेगा, ठीक है ना, जस्ट उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो ये अपन एक किसी को याद कर लोगे ना, तो उल्टा करना है अपन, बस, ठीक है, हो जाएगी ना याद। The chemical reaction in which a single reactant breaks down to form two or more product is called decomposition reaction.
अब इसके हम देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल देखो। अरे इसके एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नहीं होंगे ये है तो सही हो भाई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना 3 टाइप की होती हैं, ये भी 3 टाइप की होती है। 3 टाइप में देखो ये एक तो अब आप डिकम्पोजिशन कर कैसे रहे हो, अगर आप 3 टाइप में इसकी एग्जांपल उसी चल रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिसीजन से करेंगे तो अगर आप विद्युत वियोजन करेंगे मतलब अगर आप लाइट का यूज करेंगे क्या करने के लिए, मतलब ये करने के लिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, ये हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे ना डिकम्पोजिशन, तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हीट का अगर यूज करोगे तो हीट वाली क्या हो जाएगी, ये वाली उसमें भी वियोजन बोलेंगे, इसको तो हम थर्मल आ जाएगा, बस हीट की जगह क्या लिखना थर्मल लिखना, ठीक है। ये क्या होगा वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन, मतलब अलग अलग करना, डिसोसिएशन का मतलब भी अलग अलग होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये वाला देख रहे थे हम, क्या देख रहे हैं थर्मल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला देख रहे हैं, थर्मल वाला भी देख रहे हैं। थर्मल वाला हम पहले भी देख चुके हैं, थर्मल वाला देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल है तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला इसमें एग्जांपल नहीं है। अगर आप कोई भी मतलब कोई भी रिएक्शन कराएंगे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, इसके आगे आता है एक और उसमें देखेंगे अपन, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी से अगर हो रही है तो दिस ऑसिलेशन कॉज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, अगर ये वायर है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वायर तो हो जाएगा गर्म हो जाएगा, उसमें से हीट निकलेगी ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हुई होगी तभी तो होगा, मतलब इसमें रहता है रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो ये वाली देख ली हमने, आपको नाम याद होने चाहिए। एक होता है थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है, और एक होता है कौन सा वाला, ये इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है, 3 होते हैं, ठीक है। ये आ गया क्या आएगा अपना सनलाइट वाला, फोटो डिसोसिएशन। सनलाइट को फोटो भी बोलते हैं, मतलब फोटो खींचने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की, तो फोटो डिसोसिएशन, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है, जिसका यूज करते हैं ना उसी हिसाब से रहता है। अब तो एक एग्जांपल आपको एग्जांपल याद करना, ये वाला, ये इसका एग्जांपल है हीट वाला, ये जो तापन दिख रहा है ना, इसमें क्या जाएगा अपना हीट आ जाएगा, तो इसमें देखो ये हमारे पास है पीवी को क्या बोलते हैं, लेड, शीशा बोल दो, लेड बोल दो, इसको पीवी, ठीक है। पीवी एनओ ये 3 है और ये 2 है, मतलब ये सारे एक साथ लिख देते हैं। ये पीवी अकेला हो गया, और NO3 ये NO3 है, फिर ये NO3 कितने हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं NO3 पीवी के साथ, इसलिए ये 2 लिख देंगे, 2 कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको लेड नाइट्रेट, लेड ये रहा और नाइट्रेट ये रहा, ठीक है, लेड इसका नाम है। अब इसके बाद अपन क्या बनेगा, PbO बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब पीवी किससे तैयार बनेगा, ऑक्सीजन से, लेड ऑक्साइड बन गया। और क्या बन जाएगा, NO2 क्या होता है, NO2 क्या होता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई क्यों लगा है, क्योंकि 2 आ रहा है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और अपना बन जाएगा फेवरेट वाला ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, बैलेंस कर देंगे, हमको पता ही है, नहीं है पता है ना। तो पीवी कितना है, एन कितना है, ये ऑक्सीजन कितना है, 3, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 होंगे ना नाइट्रोजन, ये भी 2 है, और ये कितने 3 दूनी 6, ये 6 है, 3 दूनी 6 ये हैं, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे, 2, ये गलती अपन ने नहीं करनी है, ये पुस्तक का मतलब क्या है, ये दोनों के साथ में लग रहा है, ठीक है, इसलिए बता रहा। तो 6 7 8 9 टोटल 9। अब इधर जाओ, पी कितना है, पी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना 1, और इधर क्या है एन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर 2, जोड़ो इनको 4 5 6 7 ही हो रहा है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, संतुलित अभिक्रिया नहीं है। संतुलित कर दो, कैसे करेंगे, ये पीवी यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक ही है, इससे कोई दिक्कत है नहीं है,
ठीक है। ओ यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, 3 दूनी 6 हैं, 6 हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा इसको 6 करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना ऑप्शन को। और एक अब देखो इधर कितने 1 2 3 4 5, 4 और 1 5 है, इसके आगे सर 2 लगा देंगे तो उनको जोड़ेंगे, इसके आगे 2 लगा दिए तो कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। और इसके आगे अपन ये ऑप्शन तो हो गया ना बराबर हो गए। अब हम देखेंगे n को, n यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसमें इनको और ऑक्सीजन इधर ज्यादा हो रहा है ना, तो ये संतुलित भी तो हो गई, नहीं हुई, अभी क्यों हुई है संतुलित बताओ, नहीं हुई ना। अगर इसके आगे 2 लगाएंगे तो P भी 2 हो गया, पर A भी तो 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे कितना लगाएंगे 2 लगा दी, ठीक है। तो ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, लेकिन बढ़ क्या गया, ये बढ़ गए, n कितना हो गया 2, यहाँ n कितना 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये है ना 4, तो यहाँ पे अपने लगाना पड़ेगा 4। अब देखो अब हुई कि नहीं हुई, हो गई, ऊपर से मिला दो, 2 यहाँ लगा दिए और 2 यहाँ लगा दिए और 4 यहाँ लगा, अब हो गई ये समझो। तो ऐसे करते हैं, मतलब ये है कि हमें इस टाइप के आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसका ध्यान रखना है बस। और ये सिंगल आएंगे तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब ये हमने बैलेंस करना भी सीख लिया और एक एग्जांपल भी हमको याद हो गया, एग्जांपल हो जाएगा ना। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं ये वाला। अब इसमें क्या लिख रहा है, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो ये है ना हमारे पास, एक एग्जांपल समझा देते हैं। हमारे पास Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन बोलते हैं ना। तो सिल्वर क्लोराइड हो गया ना, ये सिल्वर का क्लोरीन आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये AgCl, अब इस पे अगर AgCl आपके पास है तो अगर आपने इसको धूप में रख दिया, मतलब सनलाइट चाहिए इसको, सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, अगर हमने इसको बाहर रख दिया सनलाइट में, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बन जाएगा, Ag और Cl क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन अकेला नहीं रहता, ये Cl2 रहता है हमेशा, ये किसी के साथ में रहेगा, अकेला Cl नहीं रहेगा, या तो Cl2 रहेगा या फिर किसी और के साथ में रहेगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएंगे हमारा, तो संतुलित कर ही लेंगे अपन, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, ये तो सबसे सरल रहेगा संतुलित करना, ठीक है ना। अब ये जो बनता है ना Ag और अलग अलग हो जाते हैं, चाहे इसको क्लोरीन के साथ करवा दो चाहे ब्रोमीन के साथ करवा दो, मतलब सिल्वर का क्लोराइड को अगर थोड़ी सी धूप मिल जाती है तो ये अलग अलग हो जाता है। इसलिए Ag जो होता है ना, सिल्वर भी हमके पास जो मतलब नेचुरल प्रकृति में जो मिलता है वो स्वतंत्र अवस्था में मिल जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन तो क्रिया करेगा नहीं, क्योंकि धूप पड़ेगी तो अलग हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ समझिए, देखो सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर का क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, उसका रंग क्या होता है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, धूप के कारण का रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा सिल्वर का रंग वैसे ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा वाइट, मतलब एकदम वाइट नहीं होता, दूसरा टाइप का होता है ना वाइट, सिल्वर तो उसमें बदल जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल अपन समझ गए, ये किताब में भी, किताब का है ये, किताब में अलग से दिया हुआ है, मेंशन कर दिया, इसलिए अपन अलग से मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या, डिसोसिएशन अकॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश से वियोजन, ठीक है। फोटो डिसोसिएशन, ठीक है, फोटो डिसोसिएशन को इसमें क्या होगा, इसमें सनलाइट होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ सनलाइट होगी तो ये वाला हो जाएगा। अपनी कितनी सारी अभिक्रियाएं हो गई, सबके एक एक एग्जांपल याद करना है, ठीक है। अब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमको क्या चाहिए, हीट क्या चाहिए, हीट क्या हो जाएगी इसमें, एब्जॉर्ब होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण मतलब ग्रहण करना, ठीक है। तो आप देखो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अभी देखा था, या तो ऊष्मा हो या फिर प्रकाश के ऊपर या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन व्हिच रिक्वायर हीट, लाइट और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन तीनों में से किसी भी चीज की हमें आवश्यकता हो रही है, किसकी हमें ब्रेक डाउन द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है और हमें जरूरत पड़ रही है हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिकल, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब जो मैं कागज को जलाने के लिए हमें किसको जरूरत थी, हीट की जरूरत थी ना, तो वहां पर क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोयले को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट ही तो चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगी, वही वाला एग्जांपल इसमें भी काम में आ जाएगा, वही वाला एग्जांपल, ठीक है। इसलिए इसमें एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कोई उनमें भी तो हीट की जरूरत पड़ती है। कोयले को अगर हम हीट नहीं देंगे तो वो जलेगा ही नहीं, थोड़ी बहुत हीट तो चाहिए ना, ठीक है। रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो वही वाले अपने इसमें एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, लिख लोगे ना। वही वाले इसमें एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि वो वाले इसमें काम आएंगे जो अपन ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, जिसमें हीट की जरूरत हमको पड़ती है, तो एक तो हमने कोयले का दहन किया था, कंबंशन ऑफ कोल, ठीक है, और सीएनजी नेचुरल गैस, कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस, मतलब हमने क्या था, प्राकृतिक गैस का दहन, वो इन दोनों को क्या चाहिए, हमें एनर्जी पहले देना पड़ती है, ठीक है। और एक वो एजीसीएल वाला, उसमें क्या होती है, एजीसीएल वाला किया था ना अभी, एजीसीएल का हमारे पास, जिसको हमने क्या दी, सनलाइट दी थी, ठीक है, सनलाइट वाला हो जाएगा इसमें एग्जांपल। तो तीनों एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं वही वाले, इसलिए एक साथ ये आती है एग्जांपल। हमें एग्जांपल एक किसी की याद कर लोगे ना तो दोनों में काम आ जाते हैं, दोनों में काम में आ जाएंगे आप, ठीक है। अब जो अगली देखते हैं हम, ये विस्थापन हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो उसको हटा कर खुद बैठ जाओ, कोई कुर्सी पर बैठा है, हमने उसको हटा दिया और हम बैठ गए, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये इसमें अब ये अगर रिएक्शन में हम करते हैं, कोई रिएक्शन होगी, किसी केमिकल को हटाकर दूसरा ऐड हो गया, कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड हटा कर दूसरा ऐड हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हटा के अपन खुद बैठ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये बढ़िया आपस में जुड़ के बैठे हुए थे, ठीक है, दूसरा आया उसको हटा कर खुद जुड़ गया, यही होता है। ज्यादा ताकतवर लोग अगर हम बैठे हैं और खली आ जाए हमारे पास, तो हटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, क्योंकि खली हमसे क्या है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है वो। अगर नहीं हटेंगे तो चोटी पकड़ के उठाएंगे तो थप्पड़ मारेगा, ज्यादा ताकतवर है ना, इसलिए तो ऐसा ही इसमें होता है। इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कम ताकतवर को हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है, ऐसा ही इसमें होता है। कम अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कॉपर लेयर ऑन आयरन। आयरन की रोड है, हमने उसको बाहर छोड़ दिया, ठीक है, पहले उसमें क्या हो जाती है, उसमें रस्टिंग हो जाएगी ना, वो एग्जांपल होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये अब इसको समझने के लिए कैसे लिखेंगे, जो Fe हमारे पास क्या था, आयरन था, ठीक है, CuSO4 ये वाला समझो, CuSO4, और अब इसमें क्या हो जाएगा, आयरन का करके हमारे पास एक था कॉपर सल्फेट है और आयरन, हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन था हमारे पास, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने आयरन डाल दिया, तो वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, ये होता है आयरन होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, इसलिए कॉपर तो बोलेगा चल निकल, उसको निकाल देगा, कॉपर हट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ताकतवर तो यही है ना, खली तो यही है, लोहा क्या मजबूत होता है खली जैसा, तो ये करेगा यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, FeSO4, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा, या फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस, इसको फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये रख कॉपर बेचारा अलग रह जाएगा, ठीक है, कॉपर अलग हो गया, समझ गया ना। अब दूसरा, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाएगी,
इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये भूरे कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये अपन समझ गए। एक एग्जांपल आप ये रख लो, तो इनका फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कॉपर लेयर ऑन आयरन में, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी तो हो जाता है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता लेकिन उसमें रिएक्शन होती है, ये वाली करना है अपन, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगा अपना। अब एक और एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एक और ये वाला ZN, ये ZN को क्या बोलते हैं, जिंक, और CuSO4 ये क्या है, एक वही है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहाँ ले आया अपन ZnSO4, ये Zn भी तो इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव है ना। मोर रिएक्टिव क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, जिंक होगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हटाने क्या जिंक जुड़ जाएगा वहां पे, हो गई ना विस्थापन, हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। हमने एक दो एग्जांपल कर लो आप, एक पूछे लिख देना, ये दोनों लिख देना, कोई दिक्कत है क्या। जिंक कॉपर सल्फेट या सिंथेस, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो अब आपको दो बात और पता चल गई, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव और कौन होता है, आयरन होता है, जिंक भी होता है। मतलब कॉपर कम रिएक्टिव होता है, जिंक और आयरन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये अपना हो गया। अब अपने पास क्या बच रहा है, अब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें तो सिंगल को हटा तो डबल को हटाएगा, डिस्प्लेसमेंट को तो करेगा, डबल को करेगा। द्वितीय विस्थापन क्रिया, मतलब पहले तो एक तत्व को हटाना था, अब दो को हटा देगा, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान होते हैं, इसमें आयन इधर उधर जाते हैं तो ज्यादा एलिमेंट हट जाते हैं। अब लो, in this reaction products are formed by the exchange of ion between two compounds। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा हमारा एग्जांपल, क्या हो जाएगा Na2SO4, यहाँ का जो तीर है ना वो यहाँ पे दही इधर आ गया, थोड़ा सा गुस्सा नाराज हो गया इधर। तो हमारे पास Na2SO4 है और क्या BaCl2S, दो है ना हमारे पास, दो कंपाउंड है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे। देखो आपस में जो कर रहे हैं, Ba पहले Ba किसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ Cl2 के साथ जुड़ रहा है, यहाँ SO4 के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, Na2SO4 के साथ जुड़ जाता, यहाँ Cl के साथ जुड़ जाएगा, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है लेकिन आपस में एक्सचेंज कर दिया, बोले ये मुझे दे दे और तू ये रख ले, ऐसा हो गया इनका, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये है सोडियम सल्फेट क्लोराइड Na2SO4, ये है सोडियम, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, सोडियम सल्फेट ये रहा, ठीक है, क्लोराइड इधर से आ गया, ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट हो गया। ये एक बार मैं आपको पूरा लाइन से लिखवा दूंगा किसको क्या बोलते हैं, वैसे तो आप लोगों को याद हो गया होगा, एक दिन मैंने याद करने के लिए दिया था। Na को सोडियम बोलते हैं, ठीक है। Ba को क्या बोलते हैं, बेरियम, Ba को बेरियम, B अकेला होगा ना वो बोरॉन होता है, Ba को बेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना बेरियम क्लोराइड, बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और इधर में जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखो हो गया ना, चेंज ही तो हुआ है, कुछ थोड़ी ना हुआ है। सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, बेरियम SO4 के साथ चला गया, सब अपने अपनी मस्ती में जा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्क्रीट परिवर्तन और आसान है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान, बस आयन का आदान प्रदान जहाँ भी हो वहाँ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अपन समझ गए, अपन ये याद हो जाएगा ना सबको, इसमें कोई दिक्कत। अब अपन कल पढ़ेंगे ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही आता है, सेम टू सेम। ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो अपन ये कल देखेंगे, आज ज्यादा पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में तो आया ना। हाँ तो अपन अब ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का अपने थोड़ा सा और बचाइए, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। धन्यवाद।